नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर कालचक्र। मित्रों, आज एक और बहुत ही बढ़िया विषय, बेसिक्स, जो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी की जो शुरुआती चीजों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी रहते हैं, जिनको ऐसे डीप स्टडीज में इंटरेस्ट रहता है, उनके लिए ये विषय बहुत ही उपयोगी। और कई ऐसे जो भ्रम समाज में या ज्योतिषों के बीच में मध्य में है, वो आज दूर हो। तो मैं इस भ्रम की, इस अंधकार की जो स्थिति है, उसको दूर करने के लिए कुमार साईं प्रीतम जी को आमंत्रित करता हूँ और आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार कुमार जी, आपका स्वागत। नमस्ते सर। आज की हमारी जो टॉपिक है उसका नाम है द कंट्रोवर्सीज ओवर लहरी अयनांश, अर्थात लहरी अयनांश को लेके जितने भी सारे विवाद हैं मेजरली उनके ऊपर एक विस्तृत चर्चा। कंटेंट थोड़ी सी लंबी है क्योंकि ये टॉपिक जो है इतनी इजी टॉपिक है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे द कैलेंडर रिफॉर्मेशन कमेटी 1952, फिर प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्सेस, फिर द योग ताराज क्या है, फिर सिलेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड चित्रपक्ष एनाम्स, ट्रेडिशनल वर्सेस ट्रू लहरी एनाम्स, द एनाम्सा कंट्रोवर्सी क्या है, फिर के चंद्रहरि क्रिटिसिज्म टू लहरी एनाम्स, फिर एनाम्सा फिक्स्ड एट द गैलेक्टिक सेंटर, फॉर्मेशन ऑफ चंद्रहरि एनाम्स, फॉल्ट्स इन चंद्रहरि एनाम्स, शिफ्टिंग ऑफ गैलेक्टिक सेंटर, पीवीआर नरसिम्हा राव क्रिटिसिज्म टू लहरी एनाम्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पुष्य पक्ष एनाम्स, प्रॉब्लम्स इन पुष्य पक्ष एनाम्स, टेस्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ डिफरेंट एनाम्स। और ये सब पढ़ने के बाद फाइनली हम श्री के एन राव जी के लहरी एनाम्स के ऊपर जो ओपिनियन है उसके साथ हम कंक्लूड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों को एनाम्स के फंडामेंटल्स और एक डिटेल्ड कैलकुलेशन चाहिए कि एनाम्स कैलकुलेट कैसे होता है, उसके लिए योर कालचक्र चैनल यानी कि इसी यूट्यूब चैनल में मेरे ही द्वारा रिकॉर्डेड एक वीडियो है ट्रॉपिकल वर्सेस साइड्रेल जोडियाक, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। तो मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ एनाम्स क्या है। देखिए, आज से लेके 1500 से 2000 साल पहले यानी कि 0 to 500 एडी के बीच एक पर्टिकुलर ईयर में जो ट्रॉपिकल जोडियाक और साइड्रेल जोडियाक दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे थे, यानी कि कोइंसाइड कर रहे थे। हमारा हिंदू जोडियाक और वेस्टर्न जोडियाक के बीच कोई डिफरेंस नहीं था। तो उस पर्टिकुलर ईयर में वर्नल इक्विनॉक्स जो कि 0 डिग्री एरीस है वो इंडियन जोडियाक के 0 डिग्री मेष के साथ कोइंसाइड कर रहा था। तो उस केस में सायना और निरायण सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं था। मगर उस पर्टिकुलर ईयर के बाद ड्यू टू प्रिसिजनल मोशन ऑफ द अर्थ, वर्नल इक्विनॉक्स जो है वो 0 डिग्री मेष से ऑन द एक्लिप्टिक टुवर्ड्स द वेस्ट एट द रेट ऑफ 50.3 सेकंड्स पर ईयर के गति से मूव करने लगा। तो ये जो पर्टिकुलर डेट है जिसमें ट्रॉपिकल और साइड्रेल जोडियाक कोइंसाइड किए थे, उस पर्टिकुलर ईयर से लेके उसके बाद किसी भी पर्टिकुलर ईयर में द लॉन्गिट्यूडनल डिग्री डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रॉपिकल जोडियाक यानी कि 0 डिग्री एरिस एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइड्रेल जोडियाक यानी कि 0 डिग्री मेष, ये जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है इन दोनों का, इसको उस पर्टिकुलर ईयर का अयनांश बोलते हैं। हम जब कभी भी हमारे हिंदू जोडियाक जो साइड्रेल जोडियाक है उसमें अगर किसी भी ग्रह की लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो हमको ट्रॉपिकल जोडियाक यानी कि वेस्टर्न का जो जोडियाक है उसमें जो लॉन्गिट्यूड है प्लैनेट के, उसके लॉन्गिट्यूड से अयनांश को वैल्यू को घटा देना पड़ता है। इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। अब देखते हैं हम द कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी 1952 क्या है। देखिए, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर मैं उसकी बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को लेकर बनाया गया था। तो उन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में लगभग 30 लोकल वेरिएशंस ऑफ कैलेंडर थे। तो जिसके वजह से एक पर्टिकुलर फेस्टिवल, सपोज हम होली को पकड़ के चलते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में एक डेट में, साउथ इंडिया में एक दूसरे डेट में, ईस्टर्न में एक दूसरे डेट, तीसरे डेट में, तो हमारा जो वेस्टर्न इंडिया हो गया उसमें चौथे डेट में उसको ऑब्जर्व करते थे, मनाते थे। तो चूंकि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे फेस्टिवल्स है डिफरेंट डिफरेंट डेट में मनाया जा रहा था, तो हमारे भारत में कोई भी यूनिटी नहीं थी कि कौन सा कैलेंडर सिस्टम हम फॉलो करें। तो उस हमारा जो कैलेंडर सिस्टम है उसको, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए
1952 में द कैलेंडर रिफॉर्म कमिटी जो है वो गठन किया गया था बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सीनियर इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर मेघनाथ शाह। तो ये जो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी गठन किया गया, इसके दो मेन पर्पस थे। क्या थे? पहला पर्पस ये था कि हमारा जो इंडिया में उस जमाने में 30 लोकल वेरिएशंस ऑफ कैलेंडर थे, उनकी एक क्रिटिकल एग्जामाइन करना और डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स के बारे में पता लगाना, क्या क्या कब कब आ रहा है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि एक यूनिफाइड सोलर कैलेंडर अक्रॉस द कंट्री प्रचलन करना, ताकि अगर किसी पर्टिकुलर डेट में कोई भी फेस्टिवल पालन की जाए तो वो हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक या फिर ईस्ट से लेके वेस्ट तक चारों ओर कंट्री में एक पर्टिकुलर डेट में ही मनाया जाए, ना कि उधर उधर की डेट में। फिर देखते हैं कि कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी तो गठन हो गई, इसके मेंबर कौन कौन थे। मेनली एक 5 ईयरली कैलेंडर जिनमें कि हॉलीडेज वगैरह फेस्टिवल्स वगैरह मेंशन हुआ होगा, तो उसका बनाने की जो मेन जिम्मेदारी है वो श्री NC लहरी एंड श्री RV वैद्य जी को दिया गया था। इसी के साथ ही इनको उनके काम में असिस्ट करने के लिए कुछ नोटेबल पंडित्स, जिनका नाम है श्री AK लहरी, श्री NR चौधरी, श्री CG राजन, श्री पंडित नरेंद्रनाथ ज्योतिष रत्न एंड ज्योतिष सिद्धांत केशरी वेंकट सुब्बा शास्त्री जी को भी उनमें इन्वॉल्व किया गया था। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को छोड़ के जो फॉरेन के एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमर रॉयल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सर हेराल्ड स्पेंसर जोन्स और हेड ऑफ द एफेमेरिस डिवीजन ऑफ द रॉयल ऑब्जर्वेटरी ऑफ UK मिस्टर सेडलर को भी, उनसे भी सहायता ली गई थी टुवर्ड्स द एडवांस डाटा रिलेटिंग टू सन एंड मून, सूर्य और चंद्रमा के जो गति है एज पर जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसकी क्रिटिकल कैलकुलेशंस वगैरह के लिए राहु केतु वगैरह जो नोड निकालते हैं हम, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए ये जो मिस्टर स्पेंसर हैं और मिस्टर सेडलर हैं, इन दोनों की हेल्प लिया गया था। इसके साथ ही द ग्रेट ओरिएंटल स्कॉलर ओटो न्यूवर्क जो हैं वो एंशियंट कैलेंड्रिक एस्ट्रोनॉमी अर्थात इंडिया के बाहर जो पाश्चात्य में कैलेंडर सिस्टम कैसे फॉर्मेशन हुआ था, कैसे मनाते थे, उसकी भी इंफॉर्मेशन उनसे ये लिया गया था। इसी के साथ ही हमारा जो एंशियंट एंड मिडिएवल इंडियन एस्ट्रोनॉमी है, यानी कि हम तो करंट एस्ट्रोनॉमी में माहिर है, मगर पुराने जमाने में कैलेंडर सिस्टम कैसे गठन होता था एस्ट्रोनॉमी में, उसकी हेल्प के लिए मिस्टर PC सेन गुप्ता जी की भी सहायता ली गई थी। यहाँ पे मैं एक नोट ये देना चाहता हूँ कि जब कभी भी कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी के बारे में बात किया जाता है तो हमेशा श्री NC लहरी जी का ही रेफरेंस दिया जाता है, जो कि गलत है। क्योंकि ये जो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी गठन किया गया था, मैंने अभी आपको जो जो नाम पढ़ के बताया पिछले 2-3 मिनट में, ये सारे के सारे इसके साथ जड़ित थे, जिसका वजह से कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी एक यूनिफॉर्म सोलर कैलेंडर अक्रॉस द कंट्री गठन करने में सक्षम हो गया था। अब देखिए प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्सेस, रिपोर्ट ऑफ द कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी 1955, ये एक 200 से लेकर 300 पेज की एक रिपोर्ट है जो कि कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने 1955 में पब्लिश किया था। इसका जो 205th पेज है उसमें यह मेंशन है कि सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर जिनको प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स के बारे में पता चला था वो थे 2nd सेंचुरी BC के ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हाइपार्कस। तो हाइपार्कस ने पार्टिकुलरली क्या बोला था कि हमारा जो स्पाइका स्टार है, यानी कि योगताराब चित्र नक्षत्र, जिसको अल्फा वर्जिनिस भी बोलते हैं, वो 2nd सेंचुरी BC में ऑटोमनल इक्विनोक्शियल पॉइंट से 2 डिग्री डेविएट हो गया था। और ये कब डेविएट हुआ था? इनके जो प्रीडिसेसर से एस्ट्रोलॉजर टिमोकेरिस ऑफ अलेक्जेंड्रिया अराउंड 3rd सेंचुरी BC में, उस जमाने में वो 2 डिग्री वेरी कर गया था। तो हाइपार्कस ने ये कंक्लूड किया कि जो इक्विनोक्शियल पॉइंट्स हैं ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से टुवर्ड्स द वेस्ट एट द रेट ऑफ 51.5 सेकेंड्स के वेग में गति कर रहे हैं। तो इनकी थ्योरी के बाद सेंचुरीज लेटर जब डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल इक्विपमेंट बनाए गए, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस बनाए गए, तो हमको ये पता चला कि करंट रेट ऑफ प्रिसीजन जो है वो 50.3 सेकेंड्स है। यानी कि जो हाइपार्कस ने 2nd सेंचुरी BC में 51.5 सेकेंड्स निकाला था, उसी के आसपास ही निकला। एंड आज से यानी कि 2024 जो ये हमारा जो 21st सेंचुरी है, आज से लेकर 24,000 साल बाद ये जो इक्विनॉक्स हैं वो अपने ओरिजिनल स्टेलर पोजीशन में गति करके लौट आएंगे।
अब देखें योग तारा क्या है। हमारे जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में हमने क्या किया, जो ज्योतिष थे रात में आसमान को देखे, जो एंटायर जो स्काई है वहां पे विभिन्न डिफरेंट तरह का स्टार है, तो उन जो टोटल स्टार्स हैं उनको 27 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिनको वो 27 नक्षत्र बोलते हैं। उस 27 नक्षत्र जोन में एक पर्टिकुलर तारा था जो कि बहुत ब्राइट था उस मंडल का, एंड एट द सेम टाइम वो एक्लिप्टिक यानी कि रवि मार्ग के आसपास ही था। तो उस पर्टिकुलर ब्राइटेस्ट स्टार व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द एक्लिप्टिक, उसको हम योग तारा बोलते हैं। योग तारा का काम क्या है कि देखिए, हमको क्या पता है कि अगर हम आसमान की जो 360 डिग्री है उसको अगर 27 हिस्सों में बांट दें तो एक पर्टिकुलर हिस्सा 13 डिग्री 20 मिनट का मिलेगा, जो कि एक नक्षत्र का स्पैन है। तो एक पर्टिकुलर नक्षत्र ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ब्राइटेस्ट स्टार की जरूरत होती है। उस ब्राइटेस्ट स्टार को हम योग तारा बोलते हैं। और हर एक 13 डिग्री 20 मिनट के इंटरवल में एक एक यूनिक योग तारा प्रेजेंट है, जो कि नक्षत्र मंडल को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए, श्री सूर्य सिद्धांत ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय पंडित बापूदेव शास्त्री जी के जो 8th चैप्टर है उसमें एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में योग तारा के ऊपर एक जानकारी दी गई है। क्या दी गई है देखिए, अगर हम अश्विनी नक्षत्र की बात करें जिसकी स्पैन 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक है, मतलब 360 डिग्री जोडियक में, तो उसका जो योग तारा है उसका नाम है अल्फा एरेटिस, और जिसका लोकेशन है 8 डिग्री एरिस में, इसका एपरेंट लॉन्गिट्यूड है। फिर देखिए, अगर भरणी नक्षत्र की बात करें जिसका स्पैन 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट है, उसका जो योग तारा है वो अल्फा म्यूजिका है, और इसकी जो लोकेशन है वो 20 डिग्री एरिस पे है। अगर हम कृतिका नक्षत्र की बात करें तो उसकी जो योग तारा है वो पाए टोरी है, और वो 7 डिग्री 30 मिनट टॉरस साइन में लाई करता है। और ऐसे ही हम दूसरे नक्षत्र के भी योग तारा की जो एपेरेंट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है इस टेबल से पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं सिलेक्शन ऑफ फिक्स्ड स्टार। फिक्स्ड स्टार ही क्यों? क्योंकि हमारा जो साइडरियल जोडियक है एक पर्टिकुलर स्टार के रिस्पेक्टिव में हम काउंट करते हैं, इसके लिए उसको हम फिक्स्ड स्टार सिस्टम बोलते हैं। तो अगर हम रिपोर्ट ऑफ द कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी 1955 के अपेंडिक्स 5B में जाएं तो वहां पे कुछ डेटा मेंशन किया गया है। क्या? सबसे पहले लैम्बडा 1 इक्वल टू सिलेस्टियल लॉन्गिट्यूड ऑफ योग तारा ड्यूरिंग सिद्धांत ज्योतिष पीरियड, लैम्बडा 2 इक्वल टू सिलेस्टियल लॉन्गिट्यूड ऑफ योग तारा इन द ईयर 1950। तो लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 जो निकला वो एक कांस्टेंट निकला, और ये जो लैम्बडा बीटा में बोल रहा हूँ ये ग्रीक अल्फाबेट से, ठीक है। ये जो लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 कांस्टेंट निकला वो क्या निकला कि डिफरेंस इन द टू सिलेस्टियल लॉन्गिट्यूड ऑफ द योग तारा। अब बीटा डैश क्या है? बीटा डैश इज द सिलेस्टियल लैटिट्यूड ऑफ योग तारा ड्यूरिंग द सिद्धांत ज्योतिष पीरियड। बीटा इक्वल टू सिलेस्टियल लैटिट्यूड ऑफ योग तारा इन द ईयर 1950। सो बीटा माइनस बीटा डैश इक्वल टू कांस्टेंट है, वो क्या है? इट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू सिलेस्टियल लैटिट्यूड्स ऑफ द योग तारा। ये लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड के सारा का सारा ट्रॉपिकल वर्सेस साइडरियल जोडिएक वाले वीडियो में प्रेजेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे नोट एक ये लिखा है कि एज पर द एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उस योग तारा को हमारे एक्लिप्टिक प्लेन के आसपास होना चाहिए तो सिद्धांत ज्योतिष पीरियड में उसका जो सिलेस्टियल लैटिट्यूड निकला और जो सिलेस्टियल लैटिट्यूड मेंशन है, और करंट पीरियड में जो 1950 में जो सिलेस्टियल लैटिट्यूड मेंशन है, इन दोनों के बीच का जो गैप है बीटा माइनस बीटा डैश, वो 2 डिग्री से ज्यादा वेरी नहीं होना चाहिए इन आइदर डायरेक्शन। अगर वेरी हो जाता है तो उस स्टार की पोजिशनिंग को हम आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो जाती है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जिन जिन नक्षत्र में बक्सा बनाया गया है उन उन नक्षत्र को कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया था। क्यों किया था? देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र का जो बीटा माइनस बीटा डैश निकला, डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द सिलेस्टियल लैटिट्यूड, वो -3.34 डिग्री था, यानी कि 2 डिग्री रेंज से बाहर था। अब अगर हम आद्रा नक्षत्र की बात करें तो उसका बीटा माइनस बीटा डैश -7 डिग्री 10 मिनट हो गया। अश्लेषा नक्षत्र की बात करें तो उसका बीटा माइनस बीटा डैश -4 डिग्री 10 मिनट। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की बात करें तो उसका बीटा माइनस बीटा डैश जो था वो 3.2 डिग्री था।
यानी कि 3 डिग्री 2 मिनट्स के आसपास। तो इसके वजह से क्या हुआ, ये जो हमारे यहाँ पे 4 नक्षत्र मेंशन है, ये कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया था टू कंसिडर एज ए फिक्स्ड। अब ये दूसरा टेबल है, देखिए। अब हस्त नक्षत्र की बात करें, हस्त नक्षत्र में जो बीटा माइनस बीटा डैश निकला वो -2 डिग्री 5 मिनट निकला। स्वाति नक्षत्र में देखिए उसका बीटा माइनस बीटा डैश -3 डिग्री 1 मिनट निकला। अब विशाखा नक्षत्र की बात करें, देखिए विशाखा नक्षत्र में बीटा माइनस बीटा डैश जो है वो 1 डिग्री 44 मिनट है, यानी कि 2 डिग्री रेंज के अंदर है। बट उसका जो λ2 माइनस λ1 यानी कि सिलेस्टियल लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है वो एवरेज से बहुत इधर उधर हो गया। जैसे देखिए आप अगर λ2 माइनस λ1 कॉलम देखेंगे तो ये देखिए 18 डिग्री 22 डिग्री 20 डिग्री 21 डिग्री, तो इसी के रेंज में बहुत सारे हैं। मगर ये जो निकला है वो 10 डिग्री 52 मिनट निकला, यानी कि उसके सिलेस्टियल लॉन्गिट्यूड है वो इनको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो गया। तो ये जो योग तारा है वो फिक्स स्टार के रूप में नहीं ले जा सकता। अगर हम मूल नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र के बीटा माइनस बीटा डैश -4 डिग्री 59 मिनट, 2 डिग्री रेंज पार हो गया। फिर हम अगर धनिष्ठा नक्षत्र की बात करें उसमें बीटा माइनस बीटा डैश -3 डिग्री 38 मिनट पे था, ये भी 2 डिग्री के बाहर था। पूर्व भाद्रपद की जो बीटा माइनस बीटा डैश वो -3 डिग्री 5 मिनट था। और उत्तर भाद्रपद की बात करें तो उसका बीटा माइनस बीटा डैश तो रेंज में था 1 डिग्री 41 मिनट, बट उसका जो λ2 माइनस λ1 सिलेस्टियल लॉन्गिट्यूड के बीच जो डिफरेंस था वो 26 डिग्री 18 मिनट, यानी कि एवरेज वैल्यू से इधर उधर था। तो इसकी वजह से ये सारे नक्षत्र को कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने फिक्स्ड स्टार के रूप में नहीं लिए थे। तो देखिए मैं आपको फिर से सारे के सारे नक्षत्र बता देता हूं जिनको कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने रिजेक्ट किया था। वो क्या क्या था? मृगशिरा, आद्रा, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, हस्ता, स्वाति, विशाखा, मूला, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद। तो ये जा रहे सारे के सारे जो नक्षत्र हैं इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था एज ए फिक्स्ड। तब तो उसके बाद क्या किया एस्ट्रोनॉमर्स ने, बाकी के जो स्टार्स रह गए उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर सिलेस्टियल लॉन्गिट्यूड। तो ग्रुप 1 में कौन से स्टार रहे, बोले भरणी, पुष्य, अश्लेषा, चित्रा, जिनका जो λ2 माइनस λ1 का वैल्यू है जो है 22 डिग्री 53 मिनट, 22 डिग्री 1 मिनट, 22 डिग्री 57 मिनट और 22 डिग्री 21 मिनट रेस्पेक्टिवली। ग्रुप 2 की अगर बात करें उनमें रहे अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, मघा, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, शतभिषा। इनके जो λ2 माइनस λ1 की अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो 20 डिग्री 48 मिनट के सराउंडिंग था। अब ग्रुप 3 की बात करें तो ग्रुप 3 में जो नक्षत्र आए वो है पुनर्वसु, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़, श्रवण और रेवती। तो इनकी जो λ2 माइनस λ1 की जो एवरेज वैल्यू है वो 19 डिग्री 9 मिनट के आसपास था। तो ये जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 3 ग्रुप फॉर्मेशन हुए, इनमें से एक पर्टिकुलर नक्षत्र को एज ए फिक्स्ड स्टार चूज करना था कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी को। उन्होंने क्या चूज किया, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए चूंकि ये जो इतने सारे नक्षत्र हैं तो इनमें से एक पर्टिकुलर नक्षत्र को फिक्स्ड स्टार चूज करने के लिए इन्होंने सूर्य सिद्धांत की हेल्प लिया। एज पर द 8th चैप्टर ऑफ श्री सूर्य सिद्धांत, यहाँ पे जो टेबल दिया गया है देखिए, इनमें से जो चित्र नक्षत्र है जिसका योग तारा जो अल्फा वर्जिनिस या फिर जो स्पाइका है वो एज पर सूर्य सिद्धांत वो 0 डिग्री मेष से एग्जैक्टली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लाई कर रहा था। तो चूंकि एग्जैक्टली इसका जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाई कर रहा था तो इन लोगों ने चित्र नक्षत्र को एज ए फिक्स्ड स्टार कंसिडर किए और उसका जो सिलेस्टियल लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस था वो 22 डिग्री 21 मिनट था। इसको लेकर जो इपोक निकला वो 285 एडी निकला, अर्थात 285 एडी में जो ऑटोमनल इक्विनॉक्स था वो योगतरा अब चित्र नक्षत्र पे लाई कर रहा था। और उससे अगर हम 180 डिग्री ले लेते हैं जो कि वर्नल इक्विनॉक्स है वो 0 डिग्री मेष पे लाई कर रहा था। अब देखते हैं चित्र पक्ष अयनांश। तो चूंकि 285 एडी में अगर हम चित्र नक्षत्र के सिलेस्टियल लॉन्गिट्यूड्स को लेते हैं तो उस वक्त वर्नल इक्विनॉक्स यानी कि 0 डिग्री एरिस जो है वो 0 डिग्री मेष के साथ कोइंसाइड कर रहा था एज पर द रिपोर्ट ऑफ द कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी 1955। तो 285 एडी को हमने 0 अयनांश ईयर माना। तो 285 एडी के बाद जो 286 एडी ऑनवर्ड्स क्या हुआ, ड्यू टू द प्रिसिजनल मोशन ऑफ अर्थ जो वर्नल इक्विनॉक्स है 0 डिग्री एरीज है वो 0 डिग्री मेष से टुवर्ड्स द वेस्ट अलोंग द एक्लिप्टिक एट द रेट ऑफ 50.3 सेकंड्स पर ईयर के
वेग में गति करने लगा। तो 285 एडी से काउंटिंग करके उसके बाद जितने भी सारे ईयर आए, तो एक पर्टिकुलर ईयर में द लॉन्गिट्यूडनल डिग्री डिफरेंस along द एक्लिप्टिक बिटवीन द ट्रॉपिकल एंड साइड्रियल जोडियाक को हमने चित्र पक्ष अयनांश बोला, क्योंकि ये चित्र नक्षत्र के रेफरेंस में निकाला गया था। एज श्री निर्मल चंद्र लहरी जो हैं वो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी के सेक्रेटरी थे, तो इसके वजह से चित्र पक्ष अयनांश को हमने लहरी अयनांश के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जो लहरी अयनांश है वो दो तरह का है, ट्रेडिशनल एंड ट्रू लहरी। ठीक है, ये ट्रेडिशनल लहरी अयनांश क्या है? देखिए, ट्रेडिशनल लहरी अयनांश ओरिजिनल अयनांश है जो कि कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने बनाया था इन द ईयर 1955। तो इसमें क्या प्रॉब्लम था ट्रेडिशनल लहरी अयनांश में? देखिए, सूर्य सिद्धांत में चित्र नक्षत्र के पोजिशनिंग को 0 डिग्री मेष से एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट लिया गया है। बट इन्होंने जो कैलकुलेशन किया था कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने उस टाइम पे, वहां पे चित्र नक्षत्र जो था वो एग्जैक्टली 180 डिग्री अवे फ्रॉम 0 डिग्री मेष नहीं था, वो अराउंड 180 डिग्री अराउंड इधर उधर वोबल कर रहा था उसका पोजिशनिंग। तो 1967 में श्री एनसी लहरी जी ने अपने ही अयनांश को करेक्ट करने के लिए हमारा मॉडर्न कैलकुलेशन के थ्रू चित्र नक्षत्र का योग तारा जो स्पाइका स्टार है उसको 0 डिग्री मेष से एग्जैक्टली 180 डिग्री पे ला दिया, और उसके बाद वो जो अयनांश निकला उसको हम ट्रू लहरी चित्रपक्ष अयनांश के नाम से जानते हैं। ये जो ट्रू लहरी और ट्रेडिशनल लहरी अयनांश है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड के बीच वेरी करता है, कोई कांस्टेंट नहीं है ये क्यों होता है? इसके पीछे दो मेन रीजन है। पहला रीजन क्या है कि देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी स्टेलर ऑब्जेक्ट फिक्स्ड नहीं है, उनकी एक पर्टिकुलर मोशन है, क्योंकि चित्र नक्षत्र अपने पोजिशनिंग से एक इरेगुलर वे में मूव करता है। एंड दूसरी चीज ये है कि जो रवि मार्ग है यानी कि एक्लिप्टिक जिसको बोलते हैं, उसका भी ओरिएंटेशन स्लोली चेंज हो रहा है। इन दोनों चीजों की वजह से ट्रू लहरी और ट्रेडिशनल लहरी अयनांश के बीच जो है वो 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड के बीच एक गैप रहता है। अभी अयनांश कंट्रोवर्सी क्या है? देखिए, एज पर द कैलेंडर रिफॉर्म कमिटी 285 एडी को 0 अयनांश ईयर घोषित किया गया एज पर द योगतरा चित्र नक्षत्र, और उसके हिसाब से चित्र पक्ष अयनांश को बनाया गया। तो ऑल्दो मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स एक्सेप्टेड द चित्र पक्ष अयनांश, बट बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर्स तो थे जो टैलेंटेड एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने चित्र पक्ष अयनांश को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उनमें से कुछ नोटेबल नाम मैं अगर आपको बोलूंगा तो बीवी रमन जी हैं, के चंद्रहरि जी हैं, पीवीआर नरसिम्हा राव जी हैं जो कि हमारे जगन्नाथपुरा सॉफ्टवेयर के जिन्होंने बनाया है। तो इन सबों ने और बाकी भी कुछ फेमस एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने चित्र पक्ष अयनांश को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने क्या बोला कि 285 एडी 0 अयनांश ईयर नहीं है। तब ये टेबल को देखिए, एनसी लहरी जी के हिसाब से 285 एडी 0 अयनांश ईयर, डी ल्यूस ने बोला 1 बीसी, फैगन ब्रेडली ने निकला 221 एडी, चंद्रहरि जी ने निकला 233 एडी, कृष्णमूर्ति जी ने निकला 292 एडी, जैन वासिन जी बोले 364 एडी, युक्तेश्वर जी ने बोले 385 एडी, बीबी रमन जी बोले 389 एडी। एज पर श्री सूर्य सिद्धांत अगर निकालेंगे तो 499 एडी निकल रहा है। उषा शशि के हिसाब से 559 एडी और ससेनन के हिसाब से 564 एडी। तो ये जो 0 अयनांश ईयर कौन सा है, इसको लेके जो विवाद निकला, इसको हम द अयनांश कंट्रोवर्सी बोलते हैं। अब देखिए, के चंद्रहरि क्रिटिसिज्म टू लहरी अयनांश। तो के चंद्रहरि जी जो हैं, उन्होंने मेनली 4 तरह का क्रिटिसिज्म 4 तरह से क्रिटिसाइज किया था लहरी अयनांश। सबसे पहले क्या बोले थे कि सूर्य सिद्धांत के हिसाब से जो चित्र नक्षत्र का लॉन्गिट्यूड दिया गया था वो पोलर लॉन्गिट्यूड दिया गया था जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्री था, मगर उसके अगर हम सिलेस्टियल लॉन्गिट्यूड निकालें तो 180 डिग्री 48 मिनट निकल रहा है, यानी कि चित्र नक्षत्र का जो योग तरह स्पाइका है वो 48 मिनट डेविएटेड है फ्रॉम 180 डिग्री पोजिशन। तो हम चित्र नक्षत्र को एग्जैक्टली 180 डिग्री नहीं मान सकते। फिर डिसीजन नंबर 2 क्या था कि देखिए, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने बड़े सारे नक्षत्र को पोजिशनिंग को रिजेक्ट कर दिया था एज ए फिक्स्चर। तो चंद्रहरि जी बोल रहे हैं कि उनकी जो कैलकुलेशन थी उस कैलकुलेशन मेथड में कुछ प्रॉब्लम थी। अब डिसीजन नंबर 3 क्या है कि कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ये बोलता है कि हमारे जो सिद्धांतिक टेक्स्ट हैं वो कोई भी 0 पॉइंट ऑफ हिंदू जोडियाक को डिफाइन नहीं किए थे। ये जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से सही नहीं है। और चौथा क्रिटिसिज्म यह था
कि चित्रपक्ष आयनांश को प्रूफ करने के लिए श्री एनसी लहरी जी ने कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी रिपोर्ट 1955 के टुवर्ड्स द एंड में कुछ फॉल्स एविडेंसेस मैन्यूवर किए थे वेदांत ज्योतिष के नाम पे। अब देखते हैं आयनांश फिक्स्ड एट द गैलेक्टिक सेंटर। सबसे पहले गैलेक्सी क्या समझिए। गैलेक्सी एक स्टार, प्लैनेट, वास्ट क्लाउड ऑफ गैस, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह के लेके बनता है, और ये सब एक दूसरे के साथ ग्रेविटी के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। हमारे जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है इसमें यह पाया गया है, ये हम एस्टिमेट करते हैं कि 200 बिलियन से लेके 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। ये जो गैलेक्सीज हैं इनका जो शेप होता है वो मोस्टली स्पाइरल या फिर एलिप्टिकल होता है। हमारा जो होम गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, इसको आकाश गंगा भी बोलते हैं। एक स्पाइरल गैलेक्सी है और ये एक डिस्क ऑफ स्टार्स कैरी करता है जो कि लगभग लगभग 1 लाख लाइट ईयर के स्पैन में विस्तृत है। तो देखिए हमारा जो गैलेक्सी है उसका एक गैलेक्टिक सेंटर है। जैसे कि हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में एक केंद्र रहता है, एक सेंटर रहता है, वैसे गैलेक्टिक सेंटर है हमारे मिल्की वे का, आकाशगंगा का, जिसका अर्थ से अगर डिस्टेंस निकालें तो वो 26,000 से 27,000 लाइट ईयर होगा, यानी कि लगभग लगभग 2.5 इंटू 10 टू द पावर 17 किलोमीटर। अब देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सेंटर ऑफ द गैलेक्सी के अराउंड एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 8,28,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ऑर्बिट यानी कि घूम रहा है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है इसको हमारा जो गैलेक्टिक सेंटर की एक पूरा चक्कर लगाने के लिए 230 मिलियन ईयर्स लग जाएगा। एज पर द मॉडर्न डे ऑब्जर्वेशन हमारा जो गैलेक्टिक सेंटर है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो लगभग लगभग मूल नक्षत्र के आसपास लाई करता है। तो इस चीज को दिमाग में रख के चंद्रहरि, रेमंड मार्डिकिस, अर्नस्ट विल्हेल्म, राफेल गिलब्रांड, निक एंथोनी फिरोंजा एंड कुछ अदर एस्ट्रोनॉमर्स है, उन्होंने क्या किया, निरायण जोडियक को गैलेक्टिक सेंटर ऑफ द मिल्की वे, हमारे आकाश गंगा का जो सेंटर है उसके रिस्पेक्ट में फिक्स करने के लिए थ्योरी बनाई। तो इससे क्या होगा कि हम जानते हैं कि नक्षत्र की पोजीशनिंग चेंज हो रहा है। क्योंकि गैलेक्टिक सेंटर एक स्टेशनरी चीज है विथ रिस्पेक्ट टू द नक्षत्र, तो उसके हिसाब से चाहे नक्षत्र के पोजीशनिंग बदल भी जाए, बट अगर हम गैलेक्टिक सेंटर के रिस्पेक्ट में जोडियाक बेल्ट की फॉर्मेशन करेंगे तो हमारा क्या है कि जोडियाक बेल्ट फिक्स बनेगा और वो चेंज नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई उन्होंने क्या किया, एक न्यू जोडियाक सिस्टम की फॉर्मेशन की। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ चंद्रहरि आयनांश। तो चंद्रहरि जी ने ये देखा कि जो गैलेक्टिक सेंटर है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो मूल नक्षत्र के आसपास लाई कर रहा था, तो इन्होंने मूल नक्षत्र का रेफरेंस में हिंदू जोडियाक को फिक्स किया एज पर द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल एफएमआरएच। अगर हम मूल नक्षत्र के मूवमेंट को देखें उसकी प्रॉपर मूवमेंट को हम जीरो ले सकते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट एक्सट्रीमली स्लो है, उसको जीरो के जीरो मानकर हम चल सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इन द ईयर 233 एडी जो ट्रॉपिकल लॉन्गिट्यूड ऑफ मूला नक्षत्र और साइडरियल लॉन्गिट्यूड ऑफ मूला नक्षत्र दोनों 240 डिग्री यानी कि 0 डिग्री धनु में लाई कर रहे थे। इसका वजह से चंद्रहरि जी ने 233 एडी को जीरो अनामशर माना था। फिर अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए चंद्रहरि जी ने तंत्र को एस्ट्रोलॉजी में मिलाया। क्या मिलाया कि हमारा जो सोर्स ऑफ कुंडलिनी है, जो हमारा कॉस्मिक एनर्जी है हमारे बॉडी में, उसका जो ओरिजिन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मूलाधार चक्र है, जो कि बॉटम ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस यानी कि बेस ऑफ द स्पाइन है, जो कि 240 डिग्री ओवर द ह्यूमन जोडियक है। और 240 डिग्री ओवर द ह्यूमन जोड़ी की अगर बात करते हैं वो धनु राशि आता है जिसमें मूल नक्षत्र लाया करता है। तो इन सब पोजीशन को कंसिडर करके 233 एडी को जीरो आयनांश लेके जीरो आयनांश ईयर मान के अगर हम साइडरियल लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लैनेट्स कैलकुलेट करते हैं तो इस सिस्टम को हम चंद्रहरि जी के आयनांश बोलते हैं। अब देखते हैं फॉल्ट्स इन चंद्रहरि आयनांश। देखिए मूलाधार चक्र जो है वो बेस ऑफ द स्पाइन लाई करता है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली को देखें तो बेस ऑफ द स्पाइन जो है वो लिब्रा साइन और स्कॉर्पियो साइन के जंक्शन में लाई करता है। मूल नक्षत्र जो है वो सैजिटेरियस साइन से शुरू होता है। तो एज पर श्री सूर्य सिद्धांत अगर हम देखेंगे, योगतारा मूल नक्षत्र जो है वो 1 डिग्री सेजिटेरियस में लाई कर रहा है, जो कि लिब्रा और स्कॉर्पियो साइन के जंक्शन से 31 डिग्री की दूरी पर है। तो हमसे ये क्या पता चल रहा है कि
240 डिग्री एब्सोल्यूट जोडियाक में हमारा मूलाधार चक्र लाई नहीं कर रहा, वो उससे 31 डिग्री पीछे लाई कर रहा है। और हमारा सजिटेरियस साइन की अगर बात करें, वो हमारे हिप्स और थाई पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो बेस ऑफ द स्पाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो चंद्रहरि जी ने जो मूलाधार चक्र को मूल नक्षत्र के साथ जोड़ा है, चाहे नाम सिमिलर हो, मगर वो मूलाधार चक्र वहां पे लाई नहीं करता। और दूसरी बात मैं अगर आपको बताता हूँ, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने जब सिलेस्टियल लैटिट्यूड के बीच डिफरेंस निकला था, वैदिक ज्योतिष पीरियड में, हमारे जो वेदांग ज्योतिष पीरियड में, और हमारा जो 1950 ईयर है, उनके बीच जो डिफरेंस आया था वो 4 डिग्री 59 मीन्स टुवर्ड साउथ था मूल नक्षत्र का। बट ये जो डिफरेंस है वो 2 डिग्री के अंदर रहना चाहिए। इसके वजह से चूंकि मूल नक्षत्र का जो पोजिशन है वो एक्लिप्टिक के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा था, फिक्स नहीं था, तो इसके हिसाब से कैलेंडर रिफॉर्म कमिटी ने मूल नक्षत्र को एज ए फिक्स्ड स्टार नहीं माने थे और उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब देखिए शिफ्टिंग ऑफ गैलेक्टिक सेंटर। देखिए अगर हम हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट को जाएं, तो गैलेक्टिक सेंटर ये जो डिस्कवर हुआ है, मेनली साइंस की बात बोलें तो ये रिसेंट डिस्कवरी है, मॉडर्न टाइम का। वो पुराने मिडिएवल और पुराने वो डिस्कवरी वो नहीं था। दूसरी बात ये है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सेंटर ऑफ द गैलेक्सी रिवॉल्व कर रहा है। अगर हम जियोसेंट्रिक मॉडल को कंसीडर करते हैं, तो गैलेक्टिक सेंटर क्या होगा, स्टार्स के थ्रू मूव होता हुआ दिखेगा। इन द ईयर 1900 एडी, एज पर जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू ये पाया गया कि गैलेक्टिक सेंटर जो है वो 25 डिग्री 28 मिनट ट्रॉपिकल सेजिटेरियस में लाई कर रहा था। अब 1950 एडी में ये देखा गया कि जो गैलेक्टिक सेंटर है वो 26 डिग्री 10 मिनट ट्रॉपिकल सेजिटेरियस में लाई कर रहा है। 2000 ईयर में ये देखा गया कि 26 डिग्री 52 मिनट ट्रॉपिकल सेजिटेरियस में गैलेक्टिक सेंटर लाई कर रहा था। और रिसेंटली अगर मैं आपको बात करूं, जो गैलेक्टिक सेंटर है वो 27 डिग्री 4 मिनट ट्रॉपिकल सेजिटेरियस में लाई कर रहा है। अर्थात ये जो गैलेक्टिक सेंटर है हर 72 साल में 1 डिग्री मूव कर रहा है इन द नक्षत्र मंडल। चूंकि ये गैलेक्टिक सेंटर ही इटसेल्फ फिक्स नहीं है एज पर जियोसेंट्रिक मॉडल, तो अगर हम उस मूवेबल गैलेक्टिक सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर हम जोडियक बेल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये कोई वैलिड आर्गुमेंट नहीं बनता कि ये एक फिक्स्ड स्टार के रेस्पेक्ट में फॉर्मेशन हो रहा है। जिसका वजह से ये जो चंद्रहरि नाम से जो मूल नक्षत्र को मान के चल रहा है कि ये फिक्स्ड जोडियाक है, कैलकुलेशन करते हैं, उसका जो बेसिस है, ये जो गैलेक्टिक सेंटर वाला कॉन्सेप्ट, वो इतना एक्यूरेट नहीं है और एक वैलिड आर्गुमेंट नहीं है। अब देखिए पीवीआर नरसिम्हा राव क्रिटिसिज्म टू लहरी आयनाम्स। देखिए पीवीआर नरसिम्हा राव जी के अवदान बहुत है, क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ थोरा सॉफ्टवेयर निर्माण किया है जो कि हम एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चर्स के लिए एक वरदान के स्वरूप है। उन्होंने क्या क्रिटिसिज्म दिया, 4 क्रिटिसिज्म दिए थे। पहली बात यह है कि एच पर श्री सूर्य सिद्धांत योगतारा अब चित्र नक्षत्र यानी कि जो स्पाइका स्टार है उसका जो लैटिट्यूड है वो 2 डिग्री साउथ ऑफ द इक्लिप्टिक प्लेन है। मगर अगर हम दृक सिद्धांत की बात करें, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की बात करें, हमको ये मिलता है कि जो स्पाइका स्टार है वो 1 डिग्री साउथ ऑफ द इक्लिप्टिक प्लेन अभी लाई कर रहा है। तो इसका अर्थात क्या है कि सूर्य सिद्धांत के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चित्र नक्षत्र का जो लोकेशन है वो वेरी कर रहा है। अगर वो वेरी कर रहा है तो हम चित्र नक्षत्र को कैसे मान सकते हैं जो फिक्स्ड है। दूसरी बात ये क्रिटिसिज्म 2 क्या है कि जो योगातारा चित्र नक्षत्र है इसका जो एपरेंट लॉन्गिट्यूड है वो डिफरेंट डिफरेंट सिद्धांतों ने डिफरेंट डिफरेंट बताया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पितामह सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, सिद्धांत शेखरा, सिद्धांत शिरोमणि और ग्रह लाघवा को देखते हैं, तो योगतारा चित्र नक्षत्र 3 डिग्री लिब्रा में लाई कर रहा है, 0 डिग्री लिब्रा में लाई नहीं कर रहा। अर्थात वो 180 डिग्री मार्क से 3 डिग्री आगे लाई कर रहा है। अगर महासिद्धांत की बात करें, तो ये जो चित्र नक्षत्र है का जो योग तारा है स्पाइका स्टार, वो 2 डिग्री 50 मिनट लिब्रा में लाई कर रहा है, यानी कि वो भी 180 डिग्री से 2 डिग्री 50 मिनट ऑफसेट है। तो चूंकि एग्जैक्टली 180 डिग्री पे नहीं है, 0 डिग्री में इससे, तो पीवीआर नरसिम्हा राव जी बोलते हैं कि सिर्फ सूर्य सिद्धांत के बेसिस पे हम कैसे ये मान सकते हैं कि चित्र नक्षत्र 180 डिग्री अवे है फ्रॉम 0 डिग्री मेष। अब क्रिटिसिज्म नंबर 3 क्या है, देखिए कि चित्र नक्षत्र उसके जो डेटी है त्वस्तर, इनका कोई फिलोसॉफिकल ग्राउंड नहीं है कि इनको क्या हम मान के जोडियक बेल्ट को चित्र नक्षत्र के रेस्पेक्ट में फिक्स करें। और चौथा क्रिटिसिज्म ये है कि स्पाइका स्टार जो है
वो हमारा जोडियाकल प्लेन में लाई नहीं कर रहा। अगर वो जोडियाकल प्लेन में लाई कर ही नहीं रहा तो हम उसको क्यों एज ए फिक्स्टर माने, और हमारा जोडियक बेल्ट को, हमारा जो साइड्रियल नीरायण सिस्टम है उसको हम क्यों फिक्स कर उसके रेस्पेक्ट। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के पीवीआर नरसिम्हा राव जी ने पुष्य पक्ष आयनांश को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, उनका एक रिसर्च पेपर है जिसका नाम है इंट्रोडक्टिंग पुष्य पक्ष आयनांश, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, एज पर श्री सूर्य सिद्धांत, अगर हम पुष्य नक्षत्र के अपेरेंट लैटिट्यूड लें वो 0 डिग्री है, अर्थात पुष्य नक्षत्र डायरेक्टली जोडियाकल प्लेन में ही लाई कर रहा है। अगर हम सूर्य सिद्धांत के सहित दूसरे सिद्धांतों को भी कंसिडर करते हैं तो उन सारे सिद्धांतों ने पुष्य नक्षत्र का योग तारा जो डेल्टा कैंसरी है उसको 16 डिग्री कैंसर माने हैं। कोई अलग अलग लैंग्विट्यूड उसका वेरी नहीं कर रहा है, उन्होंने एक ही 16 डिग्री कैंसर ही माने हैं। अगर हम पुष्य नक्षत्र के साथ जो देवता एसोसिएटेड हैं उनको देखें तो वो देवगुरु बृहस्पति हैं, प्लैनेट जुपिटर नहीं है, देवगुरु बृहस्पति हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र के आसन को स्टेबिलाईज करते हैं, वैसे ही पुष्य नक्षत्र के पास वो पावर है जो कि एक जोडियकल प्लेन को स्टेबल कर सके। तो इन सब चीजों को माइंड में रख के बोथ फिलोसॉफिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू पीवीआर नरसिम्हा राव जी ने पुष्य पक्ष आयनांश को इंट्रोड्यूस किया था एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी में। अब देखिए प्रॉब्लम्स इन पुष्य पक्ष आयनांश। देखिए उनके हमारे जो अगर पुराने शास्त्रों में देखें, हिंदू स्क्रिप्चर्स में देखें, तो जब कभी भी सृष्टि की रचना की जाती है या फिर जब कभी किसी भी चीज की रचना की जाती है तो उसकी रचना के पीछे जो इच्छा है सबसे पहले जागृत होता है अपने हृदय से। द एंकर टू one's existence is in the spark of divinity that lies within the cave of one's। ये जो हृदय से जो इच्छा जागृत होती है, तो जब हमारा जो यूनिवर्स गठन हुआ था तो भगवान ने जब बनाया था, वो जो इच्छा चूंकि हृदय से जन्म हुआ है, और हृदय रीजन है हमारा जो हार्ट रीजन है, वो कैंसर साइन काल पुरुष के कुंडली में कैरी करता है। हमारा जो पुष्य नक्षत्र है वो 16 डिग्री कैंसर में लाई कर रहा है। तो फिलोसॉफिकली अगर हम देखें, पुष्य नक्षत्र शुड बी द फिक्स्ड स्टार। बट अगर हम श्रीमद् भगवतम की बात करें, हमारे जो यूनिवर्स के रचयिता हैं ब्रह्मा जी, वो विष्णु जी के नाभि से निकले हैं। अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करें, एज पर सेज पराशर, उन्होंने बोला है कि हमारा जो काल पुरुष कुंडली है वो विष्णु जी की कुंडली है, और वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि और तुला राशि का जो जंक्शन पॉइंट है वो हमारे नाभि वाला रीजन है। अर्थात काल पुरुष के कुंडली में 0 डिग्री लिब्रा वाला जो पोजिशनिंग है वो विष्णु जी के नाभल रीजन को रिप्रेजेंट करता है, जहां से ब्रह्मा जी निकले और एंटायर यूनिवर्स को रचना किए। अगर हम 0 डिग्री लिब्रा को लेते हैं, वो 0 डिग्री मेष से एग्जैक्टली 180 डिग्री पे है, जहां पे चित्र नक्षत्र लाया करता है। तो अगर हम फिलोसॉफिकली देखें, ये जो पुष्य पक्ष अयनांश है ये फिलोसॉफिकली ग्राउंड में वीक है, और चित्र नक्षत्र इज मच मोर सुइटेबल फिलोसॉफिकली टू बी ट्रीटेड एज ए फिक्स्ड स्टार बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द विष्णु नाभि एज पर द काल पुरुष कुंडली। अब देखिए टेस्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ डिफरेंट अयनांशेस। देखिए अयनांश कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको टेस्ट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए। पहला पैरामीटर क्या है कि बर्थ टाइम में एक्यूरेसी चाहिए, और मैं मानता हूं मेरे नजरिए से जब न्यूबॉर्न बेबी जन्म होता है, उसका जब फर्स्ट क्राई होता है, जो पहले बार रोता है, वो उसका जन्म समय है एग्जैक्ट। दूसरा है आपको प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में एक गुड ग्रास्प, फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, एक प्रॉपर गुरु की आवश्यकता है। खुद से पढ़ के इतना फंडामेंटल क्लैरिटी नहीं आता है, आपको प्रशिक्षण चाहिए उसमें। तीसरी बात यह है कि आपका गुड लॉजिकल और रीजनिंग स्किल होनी चाहिए। चौथी बात है आपकी फ्लेक्सिबल माइंडसेट होनी चाहिए। अगर आप पकड़ के बैठ जाएंगे कि मैं जो सोच रहा हूँ वही एब्सोल्यूट करेक्ट है, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लगा पाएंगे अपने सोच में, और आप एक वन साइडेड ओपिनियन देने लगेंगे पार्शियली। तो आपको इम्पार्शियल होना है। और पांचवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है कि आपको बर्थ चार्ट चाहिए जिसमें प्लैनेट राशि संधि में हो, अर्थात आइदर वो 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच हो या फिर 29 से 30 डिग्री के बीच हो। उस राशि संधि में प्लैनेट्स को होनी चाहिए एनालिसिस के लिए। यहाँ पे एक नोट ये दिया गया है कि देखिए आयनांश के टेस्टिंग के वक्त किसी भी तरह का भाव चलित का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे। इसके पीछे रीजन क्यों है कि हमारे जो एंशियंट एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने किसी ने भी भाव चलित यूज नहीं किया है। भाव चलित सबसे पहले
हमारे जो इंडिया में 11th सेंचुरी एडी में एक फेमस एस्ट्रोलॉजर थे जिनका नाम है श्रीपति बुद्ध। इन्होंने ग्रीक एस्ट्रोलॉजर से सीखा था, और ये जो भाव चले थे, इन्होंने जो ग्रीक एस्ट्रोलॉजर से सीखा उसको उन्होंने अपना जो बुक है श्रीपति पद्धति, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है भावाद है, उनमें रिकॉर्ड करके रखा। हम अगर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल हाउस या फिर कस्पल चार्ट की बात करते हैं, ये सारा का सारा मॉडर्न जनरेशन में बनाया गया है, इसका एंशियंट लिंक कोई है नहीं। क्योंकि कोई भी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर पुराने जमाने में भाव चलित का प्रयोग नहीं कर रहा था, इसका वजह से हमको अगर एक्यूरेसी इन आइनाम्स चाहिए होगा तो हमको भाव चलित यूज नहीं करना है, और ऊपर का जो 5 पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 1998, फीमेल नेटिव है, टाइम है 8:24 PM रात को, प्लेस की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दी गई है, टाइम जोन है 5 hours 30 minutes ईस्ट ऑफ GMT। इनकी अगर राशि संधि में बैठे ग्रह की बात करें तो यहाँ इनका जो प्लैनेट वीनस है वो एज पर ट्रू लहरिया एनाम्स, उसकी लॉन्गिट्यूड है 29 डिग्री 48 मिनट सेल्सियस। चंद्रहरि जी को एनाम्स के हिसाब से वो है 29 डिग्री 3 मिनट सेल्सियस, और पुष्य पक्ष एनाम्स के हिसाब से वो है 0 डिग्री 55 मिनट कैप्रिकॉन। इनके साथ एक इवेंट हुआ था, हो रहा है, जो कि है कि एक अनऑर्थोडॉक्स लव अफेयर में फंसे हुए हैं जो कि उनके फैमिली वैल्यूज के अगेंस्ट। और ये कब होता है, अगर किसी का फंडामेंटल क्लियर हो तो जब कभी भी राहु वेनस के इन्फ्लुएंस होता है तब ये होता है। अब देखते हैं हम तीनों आइनांस में टेस्टिंग करते हैं कैसे हो रहा है। देखिए, ट्रू लहरी में देखिए राहु और वीनस परस्पर त्रिकोण में बैठे हैं। चंद्रहरि आइनांस में लेखें तो बर्थ चार्ट में राहु और वीनस परस्पर त्रिकोण में है। पुष्य पक्ष आइनांस में राहु और वीनस षष्टक बैठे हैं, यानी कि राहु और वीनस के पास कोई भी संबंध नहीं बन रहा है। ये तो क्या बता रहा है कि ये जो इवेंट है इसको ट्रू लहरी और चंद्रहरि आइनांस सपोर्ट कर रहे हैं, बट पुष्य पक्ष आइनांस सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसमें कुछ एरर है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये भी फीमेल नेटिव का चार्ट है, डेट ऑफ बर्थ है 14 दिसंबर 1972, टाइम है 11:45 PM, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दिया गया है, टाइम जोन दे दिया गया है। देखिए, इनका जो एसेंडेंट की डिग्री है एज पर ट्रू लहरी इट इज 0 डिग्री 2 मिनट वर्गो, एज पर चंद्रहरि आइनांस इट इज 29 डिग्री 18 मिनट लियो, एज पर पुष्य पक्ष आइनांस इट इज 1 डिग्री 10 मिनट वर्गो। अगर इनकी नेचर देखें तो ये क्रिटिकल है, कैलकुलेटिव है, इकोनॉमिकल माइंडसेट रखते हैं, जो कि सारा का सारा कन्या लगन की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम ट्रू लहरी आइनांस को देखते हैं तो इनका असेंडेंट कन्या आ रहा है, चंद्रहरि जी के आइनांस के हिसाब से इनका असेंडेंट लियो आ रहा है, और पुष्य पक्ष आइनांस के हिसाब से इनका असेंडेंट वर्गो आ रहा है। तो इसका हम क्या देख रहे हैं कि लहरी आइनांस और पुष्य पक्ष आइनांस करेक्टली इसको प्रेडिक्ट कर दिया, पर चंद्रहरि आइनांस यहाँ पे फेल मार गया। अगर हम पिछले अगर एग्जाम्पल में जाएं तो उसमें भी लहरी ने करेक्ट प्रेडिक्शन दिया था। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 में जाएं, उसमें भी लहरी ने करेक्ट प्रेडिक्शन दिया था, और ये जो बाकी दोनों हैं ये अल्टरनेटिवली फेलियर हुए थे। ऐसे ही हमको बड़े सारे 1000 2000 3000 एग्जाम्पल्स लेना है, और हमको राशि संधि में कोई प्लैनेट या एसेंडेंट है उसके ऊपर देखना है कि कौन सा एनाम्स सही से उस प्लैनेट की पोजीशनिंग को डिफाइन कर रहा है इन द राशि चार्ट। उसके हिसाब से हमको पता लगाना है कि कौन सा एनाम्स ज्यादा कारगर है। अब देखते हैं कंक्लूजन विद द ओपिनियन ऑफ श्री KN राव जी। एक बुक है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स थ्रू विंशोत्तरी दशा, रिटन बाय श्री KN राव सर, जो कि वाणी पब्लिकेशंस दिल्ली के द्वारा पब्लिश्ड है। तो उसके जो प्रीफेस है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो KN राव जी बोलते हैं कि अगर हम चित्र पक्ष आइनाम्स को यूज नहीं करते हैं तो हम डिविजनल चार्ट की फाइनल एनालिसिस नहीं कर सकते। नवांश तक तो जा सकते हैं कि जैसे तैसे करके, मगर अगर D60 D45 ये सब अगर हमको एनालिसिस करना पड़ गया, D30 वगैरह, तो चित्र पक्ष आइनाम्स के हिस्सा अगर ना लें और कोई आइनाम्स फॉलो करते हैं तो वहां पे डिफिकल्टीज आ जाएगी। मैंने आइनाम्स कंट्रोवर्सी वाले PPT में आपको क्या पढ़ाया था कि रमन जी भी चित्र पक्ष आइनाम्स को सपोर्ट नहीं किए थे, उन्होंने दूसरा आइनाम्स निकाला था। तो KN राव जी बोलते हैं कि रमन जी की जो एनाम्स है, रमन जी जब भी कोई भी चार्ट एनालिसिस करते थे वो नवांश तक जाते थे, वो D60 वगैरह का यूज नहीं करते थे, क्योंकि रमन जी को पता था कि उनका एनाम्स जो है वो एक लिमिटेड डिविजनल चार्ट को सपोर्ट करता था, एज पर द ओपिनियन ऑफ श्री KN राव सर। तो इसीलिए अगर चित्र पक्ष एनाम्स हमारे पास नहीं रहेगा और दूसरा एनाम्स हम यूज करते हैं तो सुपर फाइन यूज ऑफ डिविजनल हॉरोस्कोप हम यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि KN राव जी बोलते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर जो है वो क्या करता है, डिफरेंट आइनाम्स को टेस्ट करता है, स्पेशली इन राशि संधि हो गया
या फिर इन डिविजनल चार्ट्स हो गया, उसके लिए उसको डीपर नॉलेज चाहिए डिविजनल चार्ट में। दूसरी बात यह है कि चाहे अभी चित्रपक्ष अयनांश एक प्रॉपर अयनांश है डिविजनल चार्ट एनालिसिस के लिए, मगर एक फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा, एक जब कोई एक रिसर्च कंडक्ट होगा, तो एक ऐसा एक नया अयनांश बनेगा जो कि चित्रपक्ष अयनांश से भी एक्यूरेट रिजल्ट देने में सक्षम होगा। जब तक वो समय नहीं आता है, तब तक चित्रपक्ष अयनांश को एक हम आइडियल मिडिल क्लास हिंदू हाउसवाइफ की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जो कि जब पति थका हारा घर में आए तो अच्छा खासा एक बढ़िया सा मील खाने के लिए देता है। वैसे ही अगर हमको हॉरोस्कोप एनालिसिस करना है, तो फिलहाल ही इन द करेंट पीरियड हम चित्रपक्ष अयनांश को आइडियल मान के एनालिसिस कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट तक जा सकते हैं। और यहीं पे हमारी एंटायर डिस्कशन समाप्त होती है। बहुत बढ़िया। बहुत ही ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के एंगल से अगर मैं सोचूं तो कंट्रोवर्सीज भी हैं, लेकिन सच्ची मुच इसको जानना बहुत जरूरी है कि क्या अयांश का क्या फर्क होता है और क्या उसके ऊपर हमारे कुंडली के ऊपर प्रभाव डालता है। और ये कई चार्ट हमारे पास आते ही हैं जहाँ पर बिल्कुल मर्जिंग लगन होती है या मर्जिंग पे प्लैनेट्स बैठे होते हैं, डिग्री जो होती है राशि संधि भाव संधि में बैठे होते हैं, तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका इम्पोर्टेंस। कुमार जी बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत ही योग्य हैं, एक रिसर्चर हैं। आप सब हमेशा देख ही रहे हैं कि उन्होंने जितने वीडियोस बनाए हैं वो रिसर्च बेस्ड हैं और ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल के लाते हैं जो साधारणतः कोई कोशिश भी नहीं करता। तो उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ दिया है, आपको कोई कार्य हो डायरेक्टली आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।